तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल गैलेक्सी। और इस वीडियो में हम देखेंगे बेरोज़गारी पर निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, बेरोज़गारी पर निबंध लिखना सीखेंगे। देखो, आपको बेरोज़गारी पर निबंध लिखने के लिए दो तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। प्रस्तावना लिखना है आपको, फिर बेरोज़गारी के प्रकार लिखना है, बेरोज़गारी का कारण, बेरोज़गारी का समाधान। इसी तरह से 3-4 चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बेरोज़गारी पर कंप्लीट निबंध लिखना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप लिख सकते हो कि आज भारत के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं, उनमें से बेरोज़गारी एक प्रमुख समस्या है। महात्मा गांधी ने इसे पूरे समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाली समस्या कहा था और यह समस्या आज भी पूर्ण रूप से भारत में व्याप्त है। ठीक है, बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जो ना कि जो बेरोज़गार होता है उस पर, बल्कि उसके पूरे परिवार और उस पूरे समाज पर बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, और महात्मा गांधी ने इसे समस्याओं का समस्या यानी महासमस्या बेरोज़गारी को कहा था। ठीक है, तो इतना आपको ये लिखना है प्रस्तावना में। आगे आता है हमारा बेरोज़गारी का अर्थ। तो बेरोज़गारी का अर्थ में तो देखो, बेरोज़गारी का अर्थ, जब कोई व्यक्ति काम के योग्य होता है परंतु उसे काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोज़गारी या बेरोज़गार कहते हैं उस व्यक्ति को। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोज़गारी है। पहली, जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए भी काम नहीं रहता और वे अपने खर्चों को और खान पान के लिए घर वालों पर आश्रित होते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति को काम करने के लायक तो होता है, ठीक है, परंतु उसे कोई काम मिलता ही नहीं है तो उसे हम बेरोज़गारी कहते हैं। उस व्यक्ति को बेरोज़गार कह सकते हैं और उसको बेरोज़गारी कहते हैं हम। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की बेरोज़गारी होती हैं। वैसे तो बेरोज़गारी के बहुत से प्रकार हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सभी बेरोज़गारी के प्रकारों के बारे में हम समझा चुके हैं। तो देखो, बेरोज़गारी के मुख्य रूप से भारत में 3 प्रकार हैं। पहली, जिनके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए काम नहीं रहता, छोटा काम भी नहीं रहता उनके पास, वे अपने खर्चों और अपने खान पान के लिए घर वालों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम बेरोज़गार कहते हैं। ठीक है, और दूसरे वे लोग जिनके पास काम तो होता है परंतु मौसम के चलते उन्हें कुछ समय के लिए काम मिलता है और बाकी समय वे बेरोज़गार रहते हैं। ऐसे लोग जिन्हें मौसम के हिसाब से काम मिलता है उन्हें आंशिक बेरोज़गार कहते हैं। ठीक है, देखो, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे कि बरसात जब तक नहीं हुई तब तक उन्हें वो काम कर रहे हैं, परंतु अगर बरसात हो गई जिस दिन या जब से बरसात चालू हो गई फिर उन्हें काम नहीं मिलता, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से जिन्हें काम मिलता है उन्हें हम आंशिक बेरोज़गार कहते हैं। तो दूसरे प्रकार के ये लोग हो गए हमारे। तीसरे वे लोग जिन्हें उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता। ठीक है, योग्यता के अनुसार, जैसे कोई व्यक्ति एमए या बीए, ये डिग्री होती हैं, ठीक है, एमए या बीए करके भी रिक्शा चलाते हैं या रोड पर पकौड़ी समोसा आदि बेचते हैं। जैसे मान लो कि आप 12वीं क्लास तक पढ़े हो, ठीक है, 12वीं क्लास तक पढ़े हो और 12वीं क्लास तक पढ़ने के बावजूद भी आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो वो आपकी योग्यता के अनुसार तो काम नहीं है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो तीसरी तरह की बेरोज़गारी में आते हैं। ठीक है, जिन्हें उनकी योग्यताओं के अनुसार से काम नहीं मिलता। तो इस तरह से आप बेरोज़गारी का अर्थ समझा सकते हैं। अब देखो, कारण, बेरोज़गारी का कारण क्या है। बेरोज़गारी का सबसे मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि भारत देश में काम कम है और काम करने वाले की तादाद अधिक है। अधिक जनसंख्या के कारण सरकार द्वारा निकली गई योजनाएं भी विफल हो जाती हैं। देखो, जब काम करने वाले लोग अधिक रहेंगे और काम कम रहेगा तो बेरोज़गारी तो फैलेगी ही, क्योंकि कुछ लोगों को काम मिलेगा और कुछ लोगों को काम नहीं मिलेगा।
तो वही बात यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रही है कि बेरोज़गारी को अगर कम करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर हमें रोक लगानी होगी, यानी सीमित रखना होगा, जनसंख्या को सीमित रखना होगा। जैसे मान लो कि एक परिवार में, एक घर में 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं। बहुत बहुत घर में आपने देखा होगा 8-8, 10-10 बच्चे भी होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिससे हमारे रोज़गार पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो हमें जनसंख्या को सीमित रखना चाहिए, जनसंख्या को सीमित करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये एक कारण हो गया इसका। अगला जो हम देख लेते हैं, बेरोजगारी का दूसरा कारण है पढ़े लिखे युवकों की शर्मिंदगी। नवयुवक अपने काम को शुरू करना और छोटे कामों को करने में अपना अपमान समझते हैं, जिस कारण उन्हें दफ्तरों और फैक्ट्रियों में दौड़ना पड़ता है। देखो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर कोई छोटा काम करेंगे हम तो लोग हमें देखेंगे, क्या कहेंगे। तो इस सब के डर से वे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो ये सब काम नहीं करते हैं, जिससे कि वे बेरोज़गार रह जाते हैं और उन्हें फैक्ट्रियों और दफ्तरों के पीछे दौड़ना पड़ता है। अगर वो अपना छोटा सा कोई काम चालू कर लेंगे तो मान लिया ज़्यादा नहीं तो कुछ तो कमा ही लेंगे, इतना कमा लेंगे कि उनका खुद का खर्चा चल जाएगा। तो युवकों को अपनी शर्मिंदगी को रोकना चाहिए। ठीक है, जिससे कि उन्हें बेरोज़गारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेरोज़गारी का तीसरा कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली। हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, यानी जो काम हम सिखाते हैं उस शिक्षा की कमी है। क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें अच्छी डिग्री और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि अच्छे नंबर अच्छी डिग्री से ज़्यादा अच्छा है कि हमें ज्ञान अधिक हो। ठीक है, देखो कहीं भी जाओगे तो आपको ये नहीं पूछेगा जल्दी से कि आपके नंबर कितने आए हैं, आपकी पास डिग्री कितनी अच्छी डिग्री है आपके पास। आपके पास ज्ञान जो होगा वही आपका हर जगह काम आएगा। तो हमें स्कूल और कॉलेजेस में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा जब बढ़ेगी तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और बेरोज़गारी का चौथा कारण है मशीनरीकरण का अधिक उपयोग। ठीक है, मशीनरीकरण के उपयोग से लोगों के रोज़गार में कमी आती है। मशीनों ने कारीगरों के हाथों को बेकार कर दिया। देखो, जब से ये मशीनों का काम चालू हुआ है, मशीनें काम करने लगी हैं, तब से क्या हुआ, रोज़गार की कमी आ गई। ठीक है, रोज़गार की कमी आ गई और जो कारीगर थे जो पहले हाथ से काम करते थे, अब वो जो काम वो हाथ से 1 घंटे में करते थे, मशीन उसी काम को 5 मिनट में कर देती है। तो मशीन ने कारीगरों के, एक तरह से बोल सकते हैं कि कारीगरों के हाथ काट लिए हैं। ठीक है, तो मशीनरीकरण भी जो है, मशीनरीकरण का उपयोग, ये भी बेरोज़गारी का एक कारण है। ठीक है, अब जो हमें लिखना है इसमें वो है दुष्परिणाम कि बेरोज़गारी से क्या क्या समस्या होती है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम। ठीक है, तो देखो, जब कोई युवक बेरोज़गार होता है तब वो ठीक है, अधिकतर या अधिकांश गलत रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है, जिसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, मारपीट आदि गतिविधियों को अपना पेशा समझने लगता है। देखो, जब कोई व्यक्ति बेरोज़गार होता है, ठीक है, बेरोज़गार होता है तो उसको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसको सही गलत नहीं दिखता है। वो कुछ भी सही करता है, कुछ भी गलत करता है, वो सोचता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हों। तो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए वो अपने गलत रास्ते पर भी चल जाता है। ठीक है, तो ये एक इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम है। ठीक है, जिसमें शामिल है चोरी। वो चोरी भी करने लगता है, कभी डकैती करता है, कुछ लोग लूटपाट करने लगते हैं, कुछ मारपीट करने लगते हैं। इन सब को वे अपना पेशा समझने लगते हैं। ठीक है, अब हमें लिखना है समाधान कि बेरोज़गारी को कैसे हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, बेरोज़गारी को सीमित करने के लिए युवकों को अपनी शर्मिंदगी को छोड़ना होगा। उन्हें इस बात में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। ठीक है, बेरोज़गारी को कम करने के लिए लोगों को पहले जनसंख्या को सीमित करना होगा, क्योंकि अधिक जनसंख्या के कारण रोज़गार के अवसर घटते हैं
ठीक है, और लोग बेरोज़गार होते हैं। और हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये जो कुछ हैं ये समाधान हैं हमारे। इन समाधानों से हम बेरोज़गारी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखो, बेरोज़गारी को सीमित करने के लिए युवकों को अपनी शर्मिंदगी छोड़ देना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी काम छोटा है या बड़ा, सभी काम को करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे उन्हें फैक्ट्री और दफ्तरों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, जिससे कि लोग बेरोज़गार नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, तो उन्हें कोई भी काम करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए हमें। ठीक है, जनसंख्या को कम से कम रखना चाहिए और हमारी शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।